उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं चंद्रिका जोशी। रविवार की शाम के साथ ही हम आपसे मिलने आ पहुंचे हैं और यहां से आधे घंटे के सफर में हम आपको अपने साथ लिए चलेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की ओर। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर है, प्रकृति और लोगों के बीच आपसी प्यार और सद्भाव जहां की शक्ति है। ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है, जहां लोग मिलजुल कर सद्भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जहां की विविध भाषाएं और बोलियां अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र से बांधे रखती हैं। ऐसा पूर्वोत्तर जो विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुवाहाटी में असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पिछले 9 वर्ष में सरकार ने देश के पूर्वोत्तर में जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 1618 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया। मणिपुर में आकाशवाणी ने कोहिमा से 1 जून से पोचुरी बोली में समाचारों का प्रसारण शुरू किया। सिक्किम में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर हाल ही में 6 जिलों में भूकंप परिदृश्य पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। और मेघालय सरकार पूर्वोत्तर खासी हिल्स के दूरस्थ गांव कोंगथोंग में पर्यटन को बढ़ावा देने के भरपूर प्रयास कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सप्ताह असम को मिले तोहफे की। प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुवाहाटी में असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के चलने से गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच सफर आसान हुआ है और यात्रा का समय घटकर 5 घंटे 30 मिनट रह गया है। प्रधानमंत्री ने असम के लामडिंग में नवनिर्मित डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन मल्टीपल यूनिट शेड का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 182 किलोमीटर लंबे नए विद्युतीकृत रेलखंड को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इससे बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां मेघालय भी जा सकेंगी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर में प्रमुख विकास परियोजनाओं के पूरा होने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि आज पूर्वोत्तर को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली ये तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। उन्होंने कहा कि असम और मेघालय में लगभग 425 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जा चुका है। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 425 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। तीसरा, लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे असम और पश्चिम बंगाल के बीच ऐतिहासिक संबंध मजबूत होंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस के पर्यटन पर प्रभाव के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल असम और पश्चिम बंगाल बल्कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश भी लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में सरकार ने देश के पूर्वोत्तर हिस्से में जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 1618 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया। उन्होंने गुवाहाटी में वंदे भारत रेलगाड़ी के उद्घाटन अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत की और बताया कि पूर्वोत्तर के 59 रेल स्टेशनों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन जापानी मॉडल के अनुसार तैयार किया जा रहा है। उन्होंने वर्ष 2014 से पहले पूर्वोत्तर के लिए रेल बजट 2000 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 10,200 करोड़ रुपए करने के लिए प्रधानमंत्री की
सराहना की। श्री वैष्णव ने ये भी कहा कि सीमा और असंबद्ध क्षेत्रों के लिए 11,000 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है और इन परियोजनाओं के लिए 6,800 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। और आइए अब चलें मणिपुर। आकाशवाणी ने कोहिमा केंद्र से 1 जून से पोचुरी बोली में समाचारों का प्रसारण शुरू कर दिया है। विभिन्न राज्यों की विभिन्न बोलियों को संरक्षित करने और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए ये शुरुआत की गई है। पोचुरी में 10 मिनट का बुलेटिन प्राइमरी चैनल यानी मीडियम वेव 639 किलोहर्ट्ज पर दिन में 11:35 पर और 5 मिनट का बुलेटिन आकाशवाणी कोहिमा FM 103 मेगाहर्ट्ज पर दिन में 11:55 पर प्रसारित करेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी कोहिमा के कार्यक्रम प्रमुख LK मुलोनी ने कहा कि ये प्रसारण पोचुरी जनजाति के लिए ऐतिहासिक है और आकाशवाणी कोहिमा की बड़ी उपलब्धि है। श्री मुलोनी ने पोचुरी बोली को आकाशवाणी के कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता का आभार व्यक्त किया। ये प्रसारण पोचुरी जनजाति के लिए ऐतिहासिक है। तो यही रुककर सुनते हैं एक सुंदर सा गीत। जिसमें कहा गया है, ये स्वर्ण भूमि है मणिपुर, ये सुनहरी भूमि है मणिपुर। मणिपुर पानी की गहराई से निकला मोती जैसा है, एक सुंदर फूल है। मणिपुर छोटा है लेकिन चमकदार है। मणिपुर पहाड़ों से गढ़ा हुआ हरे भरे परिधानों में सुशोभित है। तो आइए सुनते हैं। और अब चलिए नागालैंड की ओर। नागालैंड भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष तेमजिन इमना अलांग ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नागालैंड में 3 P यानी पीस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, शांति, प्रगति और समृद्धि का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में नागालैंड प्रगति और विकास के रास्ते पर चल रहा है। श्री अलोंग ने कोहिमा में प्रदेश भाजपा कार्यालय में सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर संवाददाताओं को बताया कि राज्य ने शांति, सद्भाव और स्थिरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। भाजपा नागालैंड में सभी क्षेत्रों में समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि सरकार न केवल राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि सभी जनजातियों और समुदायों के मौलिक अधिकारों, संस्कृति, विरासत और परंपरा की रक्षा के लिए भी संवेदनशील है। राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार ने अफ्स्पा को चरणबद्ध तरीके से वापस लेने की बात करते हुए राज्य के 15 थानों से अफ्स्पा को वापस लिया जा रहा है। श्री अलांग ने आगे कहा कि नागालैंड पूर्वोत्तर राज्यों में अग्रणी है और ये राज्य स्वदेशी उद्यमिता और युवा कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया के सामने एक उदाहरण के रूप में उभर रहा है। अब रुख करते हैं सिक्किम का। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर हाल ही में सिक्किम के 6 जिलों में भूकंप परिदृश्य पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। प्राथमिक उद्देश्य आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा करना और मानक संचालन प्रक्रिया की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना था। आपदा के प्रति सिक्किम के कार्यों को देखते हुए एक नकली भूकंप परिदृश्य का चयन किया गया और उसका आकलन करने के लिए भवन ढहने, गैस और रासायनिक रिसाव,
स्कूल निकासी, आग दुर्घटना और सड़क अवरोधक जैसे भूकंप से उत्पन्न आपात स्थितियों का अनुकरण किया गया। गैंगटॉक में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियंत्रण कक्ष में भूमि राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री KN लेप्चा की उपस्थिति में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सेवानिवृत्त मेजर जनरल सुधीर बहल की देखरेख में इस ड्रिल को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। मॉक ड्रिल के आखिर में स्टेट कंट्रोल रूम में डीब्रीफिंग सेशन का आयोजन किया गया। राज्य राहत आयुक्त द्वारा राहत अभ्यास की एक रिपोर्ट बनाई गई। जिलों में बचाव राहत कार्यों की रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा भी प्रस्तुत की गई। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है आपदा की स्थिति में जनता और उनकी उत्तरदायित्वों के बारे में तैयारियों की एक संस्कृति को विकसित करना था। While the report of rescue and relief operations in the districts was submitted by respective district collectors, a key objective of the exercise was also to inculcate a culture of preparedness among the public and first responders in the face of disaster. With Saikit Sarkar, this is Tashong Mubutia for AIR News, Sikkim. इस बीच सिक्किम भाजपा इकाई ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष के अवसर पर सोमवार को गैंगटॉक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने पिछले 9 वर्ष में समावेशी विकास और गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। डॉक्टर सरकार ने कहा कि केंद्र ने बिना किसी भेदभाव के दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान चलाया। इसके अलावा करीब 350 करोड़ से अधिक पक्के घर और 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया। करीब 9 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन और 80 करोड़ लोगों को कोविड के दौरान मुफ्त राशन और 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाओं का प्रावधान किया गया। इस तरह से गरीबों के जीवन स्तर में सुधार कर उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय, सड़क, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में 2014 से केंद्र सरकार की पहल और उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। ये भी आपको बताते चलें कि सिक्किम में सिवोक रंगपो रेल परियोजना की सुरंग संख्या T14 की कंक्रीट की अंतिम परत इस महीने 15 तारीख को पूरी हो गई। 1977 मीटर लंबी ये सुरंग सिक्किम के लिए रेलवे नेटवर्क का प्रवेश द्वार है। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि परियोजना की 14 सुरंगों में से अंतिम कंक्रीट परत को पूरा करने वाली ये पहली सुरंग है। और आइए अब आपको बेहद सुंदर मेघालय लेकर चलते हैं। मेघालय में राज्य सरकार पूर्वी खासी हिल्स के एक दूरस्थ खासी गांव कोंगथोंग में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के भरपूर प्रयास कर रही है। यहां सीटी के माध्यम से संचार की एक अनूठी सदियों पुरानी प्रथा चली आ रही है। ये एक छोटा सा गांव रातों रात सुर्खियों में आ गया जब प्रधानमंत्री ने पीएम के नाम की सीटी बजाते हुए एक ग्रामीण के बारे में एक ट्वीट साझा किया। इस पहल के हिस्से के रूप में राज्य सरकार कोंगथोंग गांव में एक ग्रामीण आतिथ्य परिसर बना रही है। मेगा इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 7.45 करोड़ रुपए की राशि से इस गांव में पर्यटन परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री पॉल लिंगडोह ने हाल ही में अपने कोंगथोंग गांव के दौरे के दौरान इस परियोजना के बारे में घोषणा की थी। मेघालय सरकार सर्वोत्तम संभव सुविधाओं के साथ वहां पर एक आवासीय इकाई का निर्माण करने की भी योजना बना रही है। सरकार ने इस परियोजना को 1 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। 2019 में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा द्वारा गोद लिए जाने के बाद से कोंगथोंग गांव को लोकप्रियता मिली है। पर्यटन मंत्रालय ने देश के 2 अन्य गांवों के साथ विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का पुरस्कार के लिए 2021 में कोंगथोंग गांव को नामित किया था। मेघालय सरकार की विशेष रूप से राज्य भर के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है।
राज्य सरकार का मानना है कि इस परियोजना के पूरा होने से कोंगथोंग गांव का महत्व और इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी। सरकार मेघालय में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ भी मिलकर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। This is Lamphang Nongspung from AIR News Shillong. उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। मेघालय की ही बात करें तो राज्य में बीते कुछ समय से नशीली दवाओं के दुरुपयोग या नशीली दवाओं की लत की समस्या सामने आ रही है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में करीब 2 लाख से अधिक लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। इनमें 30,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं। राज्य में बच्चों और युवाओं में मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की बढ़ती संख्या को लेकर सरकार की चिंता बढ़ रही है। नशा व्यक्तियों और समाज को सामाजिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से बर्बाद कर देता है। मेघालय गोल्डन ट्रायंगल के निकटता के कारण मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक प्रमुख बिंदु बन गया और इस खतरे से निपटने के लिए अधिकारी हालांकि बहुत सतर्क हैं। पुलिस का एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स स्कूलों, कॉलेजों, गांवों और कस्बों में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सभी हितधारकों के बीच समन्वय बनाकर रणनीतिक योजना से इस पर अंकुश लगाने की पूरी योजना बना रहा है। नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों और धार्मिक संस्थानों को राज्य में नशीली दवाओं के खतरे की समस्या को रोकने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। सरकार भी मादक पदार्थों के सेवन से पीड़ित पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक राज्य संचालित पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की दिशा में कदम उठा रही है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर लोगों को शिक्षित करने के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। This is Lamphang Nongspung from AIR News Shillong. मेघालय राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के हिस्से के रूप में हेल्थ कोशेंट इंस्पायर्ड HQI ने इस मंगलवार को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को स्वस्थ वैकल्पिक पोषण चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते दिनेट माणिक CM मेमोरियल स्कूल अपर नोंगथिमई में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। HQI छात्रों में स्नैक्स के स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में स्कूली बच्चों और अभिभावकों के लिए बाजरे से बने उत्पादों और बेकरी उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों के साथ बातचीत और खेल शामिल थे। इसमें बाजरे के सेवन से होने वाली पोषण सामग्री और स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में HQI के सह संस्थापक विभुदत्त साहू ने कहा कि मेघालय बच्चों और भावी पीढ़ी के लिए पर्याप्त बाजरे का उत्पादन करता है। On the value of millet, the availability of millet in the state, and we should be proud because Meghalaya produces enough millet for our children and for future generations. We just need to keep encouraging the farmers to cultivate millet again because they see that we are going to white rice, and white rice is one of the worst things that we can be eating on this planet. So I would encourage all the teachers, all the school, and I'm very, very grateful that Dinet Manik CM Higher Secondary School has provided us this platform. This is the 5th of its kind, and we are planning to reach out to another 50 to 60 schools and colleges and universities in Meghalaya. We really need your support to promote healthier snacking alternatives, because what we eat today forms the foundation of who we become tomorrow. While schools provide the intelligence quotient, we provide the HQ, the health quotient, and we provide what goes in here so that what is here grows stronger and bigger and better. इस बात पर बल दिया गया कि किसानों को बाजरे की खेती के लिए एक बार फिर से प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
HQI मेघालय के लगभग 60 स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच बनाने की योजना बना रहा है ताकि नाश्ते के स्वस्थ विकल्प के बारे में बाजरे के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके, क्योंकि देखा गया है कि आजकल बच्चे तरह तरह का जंक फूड खाते हैं और जंक फूड पसंद भी करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। किसानों को फिर से बाजरे की खेती के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत पर बल देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ड्रिम्सिबोन खारकोंगर ने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लोग जंक फूड पर हमेशा ध्यान देते हैं। वहीं उन्होंने माता पिता से ये कहा कि वो बच्चों के लिए पकाए गए व्यंजनों में नाश्ते में श्री अन्न को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि इससे उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। So we will remind the parents all the time that because it is not difficult, it will not take time also to use millet for food, especially for the children, especially in these busy days. So it will help the children, even the parents as well. HQI की एक स्वयंसेवी अविशा एस खारकोंगर ने कहा कि लोगों को बाजरा युक्त स्वस्थ आहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये पौष्टिक है और स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाला एक सुपर फूड है। वे बिस्किट, कपकेक, ब्राउनी, कुकीज और पैनकेक और बाजरा मिल्क शेक भी बनाते हैं। We're trying to encourage people to switch to a healthier diet of millet since it's more nutritious, it's almost superfood, it's also grown locally, so it has a lot of benefits, and we source the millet locally. We make biscuits, bread, cookies, cupcakes, brownies. Right now we're making pancakes and millet milkshakes. स्कूल की ही 12वीं कक्षा की एक छात्रा मंजू कुमारी ठाकुर ने कहा कि ये पहली बार है जब वे बाजरे से बने पैनकेक बनाने की कोशिश कर रही हैं। मेघालय में बाजरे की खेती के प्रति राज्य के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकार की सहायता से कई और किसान बाजरे की खेती करके अपनी कृषि की उपज बढ़ाएंगे, क्योंकि बाजरा एक बहुत अच्छा विकल्प है। अब हम बात करेंगे त्रिपुरा की। त्रिपुरा में लगभग 21 प्रकार के बांस की प्रजातियां हैं और ये फर्नीचर और टाइल्स जैसे मजबूत उत्पाद बनाने के लिए बेहद उपयोगी हैं। त्रिपुरा ने 2001 में राज्य की बांस नीति अपनाई थी। राज्य वर्षों से इस क्षेत्र के विकास के लिए बांस मिशन को भी लागू कर रहा है। त्रिपुरा के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर वी.जी. जेनर ने कहा, It's a great honor for the state of Tripura for using the bamboo of Tripura in the parliament building to New Delhi. Well, Tripura is pioneer in having the state bamboo policy in 2001. And Tripura was the first state to form a state bamboo mission for developing the bamboo sector in the state of Tripura. So state bamboo mission did a lot of promotional activities for promoting the bamboos. One among them was the Mutta Industries, which got established in the bamboo park at R.K. Nagar, Agartala, which produces mainly the bamboo panels, bamboo flooring material, and this is being used now extensively in airports, then high courts, party halls, then auditoriums, sports flooring, and house flooring also. Tripura has around 19 species of bamboo. Out of that, we call locally the Mooli bamboo. It is Melacona buxifera. That comprises around 80% of the bamboo area. The bamboo which is being used in Mutta Industries is locally known as Mritinga, Bambusa tulda species, which has more thick walls, so that bamboo is very much useful in the construction industries. नवनिर्मित संसद भवन प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए गर्व का विषय है। नया भवन देश की विविधता के साथ एकता की एक मिसाल है, क्योंकि विभिन्न राज्यों से लाई गई सामग्री का भी इसमें उपयोग किया गया है। जैसे सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र से, नागपुर से मंगवाई गई, बलुआ पत्थर की सामग्री राजस्थान के सरमथुरा से मंगाई गई। इस तरह नए भवन में बिछाई गई नई कालीन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है।
लोकतंत्र के इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान देने के बीच इन राज्यों के साथ ही पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा पीछे नहीं रहा, क्योंकि लगभग 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में त्रिपुरा के बांस की लकड़ी से फर्श की टाइलें बनाई गई हैं। हमारे अगरतला संवाददाता ने बताया कि 28 मई को त्रिपुरा के लोगों के लिए खुशी और बेहद गर्व का क्षण था, क्योंकि समाचार रिपोर्टों के अनुसार भी लोगों को ये जानकारी दी गई कि नए संसद भवन के फर्श में त्रिपुरा के बांस की लकड़ी से बनी टाइलों का उपयोग किया गया है। उन बांस के फर्श टाइलों को विशेष रूप से आरके नगर के मुथा इंडस्ट्रीज में बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मुथा इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष रॉबिन बोस ने बताया कि नए संसद भवन में 150 कमरों को त्रिपुरा के बांस की टाइलों से सजाया जा रहा है। श्री बोस बताते हैं कि बांस से बनी फर्श की टाइलों को वरीयता देना केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति का स्पष्ट प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि बांस की लकड़ी कठोर लकड़ी होती है और ये इस संरचना को एक शाही रूप में भी प्रस्तुत करती है। I take pride and pleasure to say that our bamboo flooring have been used in our highest level prestigious building, that is Parliament, under the missionaries policy of Make in India of our Honorable Prime Minister Narendra Modi. We, the entire team of Mutha Industries, are really thankful for it, and we have around 150 rooms we covered by installing our bamboo flooring. And if you want, what is the efficiency of bamboo wood? Bamboo wood is an ecological substitute of hardwood. It's completely made by bamboo, and the bamboo wood is more stronger than any kinds of hardwood available in market. Its durability and royal looks is really incomparable, and especially is aesthetic ambience, which is highly acceptable for our new generations. And of course, this is the blessing of our bamboo-rich resource of blissful Tripura. And not only the Mutha Industries team, the entire people of Tripura today, they feel proud. निश्चित रूप से ये सच ही है कि त्रिपुरा ने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक नए संसद भवन में अपनी पहचान बना ली है, जो अन्य राज्यों के योगदान के साथ साथ त्रिपुरा भी इसमें शामिल है, और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। कुणाल शिंदे फ्रॉम अगरतला। रविवार की शाम प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।